अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आई होप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैंने आपको पहले भी अर्लियर द शो जितने भी हमने पहले शोज़ किए उसमें मैंने आपको मेंशन किया कि हमारी कोशिश होती है कि हम उन गेस्ट्स को बुलाएं जिनसे आप कुछ सीख सकें और आप कुछ गेन कर सकें एट द एंड ऑफ द शो। आज इसी सिलसिले में हमने इनवाइट किया डॉक्टर ज़ुबैर गौरी को, जो कि मीडिया प्रोफेशनल हैं। करंटली करंट अफेयर्स का शो जो है वो होस्ट करते हैं पीटीवी वर्ल्ड पे, चेंजिंग टाइम्स के नाम से। पीएचडी उन्होंने किया इंटरनेशनल टेररिज्म एंड मीडिया में फ्रॉम यूके, एंड बहरिया यूनिवर्सिटी से वो एसोसिएटेड हैं और मीडिया जो डिपार्टमेंट है उसके वो एचओडी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि एक्सीडेंटल आप इस प्रोफेशनल में आए बाय एक्सीडेंट, या आपका खुद शौक था, या पेरेंट्स ने कहा था कि नहीं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा? नो, ये जो डॉक्टर बनने वाली सूरत हाल है, ये वो पीएचडी डॉक्टर है, ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है। मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं रही थी डॉक्टर बनने की, लेकिन चेंज ऑफ प्रोफेशंस ओवर द इयर्स होते रहे हैं, क्योंकि मेरी बड़ी डाइवर्सिफाइड लाइफ है और मैंने मुख्तलिफ प्रोफेशंस में मुख्तलिफ हवालों से काम किया है। सो ये एक पीएचडी भी एज ए काइंड ऑफ रिजल्ट ऑफ एन इंसिडेंट जिसमें मुझे पुश किया गया था। पीछे मुड़ के आज तक देखता हूँ मुझे धक्का किसने दिया था। लेकिन आपको लगता है एज फार एज यू हैव द डॉक्टर टैग विद यू तो इट्स नॉट अ बिग डील देन? नो, मेरे ख्याल में तो नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद ये है, मुझे तो बड़ा नहीं लगता कि मैंने। लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं किया पेरेंट्स ने कि नहीं डॉक्टर बनो बेटा, ये मीडिया में जाना, और ये आपको नहीं एक्सेप्टेंस मिली पेरेंट्स की तरफ से? देयर इज नथिंग लाइक दैट, क्योंकि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, मेरे बोथ पेरेंट्स हैव डाइड, तो जिस वक्त करियर स्टार्ट किया था तो उस वक्त कुछ और डायमेंशन थी करियर की। ये लेटर चेंज ओवर है, जो कि बाद में मैंने जैसे आपको बताया कुछ हालात ऐसे हुए हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसने मुझे पुश किया कि मैं नहीं ये काम छोड़कर अब ये काम कर। और जब आगे चलेंगे तो हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो इट वाज नॉट लाइक दैट कि वो एक प्लान हुआ था और प्लान के अंदर से कोई चीज़ निकल आई। जिंदगी कभी भी ऐसे नहीं चलती है कि आप 2+2 4 प्लान करते हैं जी, तो वो एक्यूरेट प्लान के मुताबिक तो कभी भी नहीं चलती ना। जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती जाती हैं, यू टेक ऑन चेंजिंग योर डायमेंशंस। बट यस, क्योंकि स्पीचेस का, डिबेट्स का, मीडिया को फेस करने का शौक तो बहुत अरसे से था। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिसने प्राइम मिनिस्टर शील्ड विन की थी। बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा ने ये स्टार्ट करवाई थी। अच्छा। 1990s का उनका जो टेन्योर था, द फर्स्ट टाइम थी। आई वाज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शील्ड आई वन। मुझे उस दौर में 20,000 रुपया कैश मिला था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। हाँ। आज भी अमाउंट है, लेकिन मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तो कितनी बड़ी अमाउंट होगी, यू कैन इमेजिन। सो वहाँ से यस, मुझे मीडिया का शौक था, लोगों से बात करने का शौक था, स्पीचेस, डिबेट्स, ऑल पाकिस्तान कंपटीशन जीतना, जाना आना, तो दैट वाज अ नॉर्मल थिंग फॉर मी। तो मेरे लिए कोई ऐसी फील्ड मेरी नहीं हो सकती थी, बड़ी बात नहीं थी आपके लिए इसमें? नो प्लान। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स का एजुकेटेड होना। ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो उनको एक्सेप्ट करना कोई भी डिफरेंट फील्ड इतनी बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन अगर पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं तो बच्चे की कोई भी फील्ड, वो अगर मीडिया में इवन आना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ी डील लगती है कि नहीं बेटा टीवी पे नहीं आना। मेरे केस में ये उल्टा हुआ है। अच्छा। माय मदर वाज बिल्कुल अनएजुकेटेड। अच्छा। माय फादर वाज हाईली क्वालिफाइड, वाज अ गवर्नमेंट सर्विस, अ सीनियर पोजीशन। I had a pathetic rather FSC result। अच्छा। मुझे आज भी मैं रिकॉर्ड उठा के देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है। सिर्फ ये हुआ कि सप्ली नहीं आई, बाकी सब कुछ हो गया, पास हो गया। तो मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं है, इसको रिपीट करो। और मुझे शदीद नफरत थी FSC और इंजीनियरिंग वगैरह सब्जेक्ट से। मुझे लिटरेचर से दिलचस्पी थी, मुझे बोलने से, जैसे आपने कहा, कम्युनिकेशन से थी। सो उन्होंने कहा अच्छा नहीं रिपीट करते हो तो डू BSc, जो कि सारे लोग कहते हैं कि जी इंजीनियर ही बनना है बच्चे ने और दुनिया कायनात खत्म हो गई है। तो मैंने कहा जी ये तो मेरे से नहीं हो सकता। तो मेरी वालदा ने शायद पहली और आखिरी दफ़ा मेरे वालिद को रिटेलिएट किया था। शी स्टूड अप अगेंस्ट हिम कि जो मुंडा कहता है करन दो। ठीक है, तो मुंडा कहता यानी मेरी वालदा ने मेरे को ज़्यादा समझा, हालांकि वो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। फोक विजडम जो होता है ख़वातीन में ओल्ड एज की, वो तो था उनमें, लेकिन मेरे वालिद साहब ने परसिस्ट किया और एक अरसे तक वो हमसे नाराज़ रहे, जब तक कि मैं किसी पोजीशन पर नहीं आ गया कि क्यों नहीं की तुमने। सो इट वाज अदर वे अराउंड। बट एजुकेशन से क्या मुराद आप लेते हैं, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप अपने बच्चे से कितने क्लोज हैं। हमारे जितने पढ़े लिखे आजकल वालिदैन हैं, मैं देखता हूँ, मेरे अपने बच्चे भी हैं माशाल्लाह, मैं देखता हूँ उन्होंने बच्चों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का इतना बड़ा बोझ लादा हुआ है। सही बात तुमने इतने ग्रेड्स लेकर आने, इतने मार्क्स लेकर आने। एक एक मार्क के ऊपर, जब मैं पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाता हूँ, एक एक मार्क के ऊपर लड़ रहे होते हैं कि मेरे बच्चे का ये मार्क यहाँ से क्यों कटा है और यहाँ से मुझे पेपर दिखाएं जी, वो पैसे कर रहे होते हैं। सो जितने हम ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, वो हम ज़्यादा कैप्टिव हो गए हैं ऑफ मार्क्स।
हमें नहीं पता बच्चा हमारा ग्रो कैसे कर रहा है, मेरा रिलेशनशिप बच्चे के साथ कैसा है। बाप या माँ अगर दोनों काम कर रहे हैं तो बेचारे पैसे कमाने की मशीन बने हुए हैं, बच्चे के साथ टाइम नहीं गुजारते हैं। तो बच्चा मार्क्स तो लेके आ रहा है, लेकिन क्या वो वाकई इंसान का बच्चा भी बन रहा है? वैसे मैं आप लोगों को देखता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो ग्रेड्स तो आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी की ग्रोथ होनी चाहिए इस लेवल तक जो आकर, ग्रूमिंग होती है हाँ, पर्सनल, हाँ, वो पर्सनल लेवल पर उस लेवल की चीज़ें नज़र नहीं आती। ये हमें ओवरऑल हमारे सिस्टम में ये फ्लॉड है। आप बड़े अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़कर आते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स करके आते हैं, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं, उनके ग्रेड्स ही होते हैं, उनको दाएं बाएं का कुछ नहीं पता होता कि चलना कैसे है, बात कैसे करनी है, खड़े कैसे होना है। इवन अच्छी इंस्टीट्यूशंस में, बहरिया यूनिवर्सिटी जैसे, ये एक बड़ी सीरियसली लैकिंग बात है। तो सॉरी टू कट टू गेट इट प्रोलॉन्ग, कहने का मतलब ये है कि पढ़े लिखे से क्या मुराद है आपकी? क्या आपके अब्बा या अम्मा ने डिग्रीज ली हुई है, वेरी फाइन, गुड, अच्छी बात है, अच्छी जॉब उनको मिल गई है, लेकिन क्या उन्होंने वाकई अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम भी किया हुआ है? जो कि मेरे ख्याल में लैकिंग है। लैकिंग। अच्छा, मुझे बताएं कि एक टीचर होना, ऑब्वियसली जब आप एक इतना पढ़ कर आए, और व्हाई डिड यू चूज टू बी अ टीचर? आपने कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं चूज किया? आपने टीचर ही क्यों चूज किया? देखिए, मैंने बताया मेरा बड़ा डिवर्सिफाइड करियर रहा है। मैं एक सिविल सर्वेंट भी रहा हूँ, तो सिविल सर्वेंट में अफसरी करना और चीज़ होती है, लेकिन जैसे मैंने 2009 में डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विस के साथ साथ मैं यूएन के साथ भी काम कर रहा था, तो उनके साथ वो भी काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी है यूनाइटेड नेशंस की भी। तो उस वक्त ये फैसला हुआ, मेरे पास एक प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम में मैंने ये फैसला किया कि नहीं यार, अब ये मेरे लिए इंटेलेक्चुअल सफोकेशन हो गई है। ये बहुत सारे लोगों को एहसास होता है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में, तो मैंने बहुत रिस्क लिए, हमेशा लेता हूँ। तो उस वक्त भी 2009 में मैंने ये रिस्क लिया कि मैं इस नौकरी को थोड़ी देर के लिए, 3-4 साल के लिए बैक बर्नर में रखूँगा। अच्छा। और उसके बाद मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी आज़ादी चाहिए। तो जब मैं आज़ादी हासिल करने के लिए वहाँ बाहर गया हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, मेरी मिथ्स जो थी वो ब्रेक होना शुरू हुई। आपको कल्चरल शॉक्स लगते हैं वहाँ जाकर। हम जो पाकिस्तान में लोग समझ रहे होते हैं ना कि हम माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, लेकिन दुनिया और बहुत सारे हवालों से तरक्की कर रही थी। पाकिस्तान में और बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, लेकिन हमारे यहाँ लोगों के साथ जो एक बड़ा मसला है वो ये है कि हम अखलाकी एतबार से बच्चों को ग्रो नहीं करवा रहे होते, कि लोगों के साथ अखलाकी एतबार से कैसे। और अखलाक से मुराद यहाँ पर ये नहीं कि झूठ नहीं बोलना, ओवरऑल एक मोरल स्ट्रक्चर ग्रूमिंग करना। हाँ। तो वहाँ से मैं वापस आया, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, सरकारी नौकरी जो है वो वहाँ पे फिर वही जाकर ये असर नसर फाइलें ये करनी है। देन आई थॉट कि नहीं, अब मुझे एकेडमिक वर्ल्ड में आना चाहिए। एकेडमिक वर्ल्ड पहले भी कर रहा था, लेकिन विजिटिंग में कर रहा था मैंने। दिस टाइम इट शुड बी फुल टाइम, बिकॉज आई थिंक आई ओ दिस नेशन। मैंने भी पीएचडी किया, और इंसिडेंटली मेरे से कुछ अरसे के बाद मेरी बेगम साहबा ने भी पीएचडी किया, तो आप समझ सकते हैं हमारे घर का क्या माहौल होगा। दो प्रोफेसर्स घर में होंगे। घर के अंदर 2 प्रोफेसर हैं। एक घर में 2 प्रोफेसर्स हो तो बच्चों पर क्या इफेक्ट होता है? हाँ, बच्चों पे असर होता है, लेकिन हम घर में प्रोफेसर ही नहीं करते। लेकिन फिर भी जब आप एक फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर घर में भी इफेक्ट होता है उसका कि नहीं? हम यूजुअली बात नहीं करते अपने प्रोफेशनल फील्ड के बारे में, वरना तो फिर हम प्रोफेशनल फील्ड की बात कर सके। लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि जब हम बाहर जाते हैं, तो बाहर जाके हमें एक और दुनिया का एहसास होता है। मैं चूँकि जिस मैंने बताया कि मेरी डायमेंशन ये भी है कि मैं एक ट्रेनर भी हूँ, कि मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, और स्पेशली काम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ भी काम करता हूँ, कि पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज़म है, या एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज़ है, या लिबरलिज्म को ख़त्म किया जाए और लिबरलिज्म को फ़रोग़ दिया जाए। ऐसा नहीं कि हम मदर पितर आज़ाद को करना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हर वक्त हमारे यहाँ जो लड़ाई मार कुटाई का सीन रहता है ना, कि छोटी से बात पर तलवार निकाल ली और बाहर हमने कर लिया, ये इमेजेस जो है ना वो कम होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें टॉलरेंस की ज़रूरत है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में नौजवानों के ख़ास तौर पर 2 बड़े मसाइल हैं, सारे मसाइल इन दोनों में होते हैं। एक, हम समझते हैं वी आर द बेस्ट, हमारे पास अल्लाह का बेहतरीन दीन है, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बेहतरीन मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली बेस्ट नहीं हैं। दुनिया की बहुत सारी अक़वाम हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा, जब ये बेस्ट होने का जो खुमार होता है, जिसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर मैं कहता हूँ, खप्ते अज़मत उर्दू में कहते हैं उसको, ये जब टूटता है तो फिर क्या होता है, फिर हम अपने कोकून में अंदर जाते हैं, और जब कोकून में अंदर जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है। सो मैं थ्रू दिस प्रोग्राम अपने जूनियर्स को, स्टूडेंट्स को, साथियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप में यकीनन बहुत सारी अच्छी गुड चीज़ें मौजूद हैं, खासियतें, सलाहियतें जो हर कौम में होती हैं, और हम माशाल्लाह से दुनिया की 7वीं बड़ी कौम है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तकरीबन 20 करोड़ होने वाले। सो इन दिस कनेक्शन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के वाले से, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हमारा शायद 1% भी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन नहीं है दुनिया में।
उसके अलावा हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडेक्सेस हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, सैनिटेशन में, बच्चों की पैदाइश में, बच्चों की वफात में, ख़वातीन के हवाले से, जस्टिस के हवाले से, तो इंडिकेटर सारे नोज डाइविंग हैं ऑलमोस्ट। तो वी मे बी गुड इन सम वेज, स्पार्कल्स ऑफ ब्रिलियंस मौजूद हैं, बट वी आर डेफिनेटली नॉट द बेस्ट। जब आप अपने आप को एक खास पोडियम पे खड़ा कर लेते हैं तो फिर आपको ये कहता है ना कि नहीं तुम ठीक नहीं अपने आप को ठीक करे, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझते हैं मैं तो ऑलरेडी बहुत अजीम जगह पे खड़ा हूँ, तो कैसे ठीक होंगे। सो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये है कि सारी दुनिया को और बहुत सारे काम है, सारी दुनिया अपने कामों में लगी है। यस, हर दुनिया के लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, आप अपने इंटरेस्ट फॉलो करें, और जहाँ कहीं लोगों के इंटरेस्ट कोइंसाइड करेंगे वहाँ वहाँ बढ़ेंगे। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझे वो शायद उस तरह से तरबियत नहीं की कि मुझे जो चीज़ें बाहर नज़र आई हैं। इंसान की कदर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर पाकिस्तान की किसी भी सड़क पर सड़क क्रॉस करके दिखा दें, कोई एक गाड़ी वाला, कोई एक मोटरसाइकिल वाला, कोई साइकिल वाला जो है वो आपके लिए नहीं रुकेगा। लेकिन मैं चूंकि बहुत इंटरनेशनल मैंने ट्रैवल भी किया हुआ है, पाकिस्तान से बाहर ऑलमोस्ट जहाँ कहीं भी गया, इंसानी जान की कदर है। हाँ, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर हम एक्सट्रीम केसेस में बहुत मदद करते हैं एक दूसरे की, लेकिन नॉर्मल हालात में हमारे लिए दूसरा जाए भाड़ में। तो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग ना मुझे मेरे वालिदैन ने दी अनफॉर्चुनेटली, ये मैं मुझे से मुराद अपनी नस्ल की बात कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी नस्ल जो है वो अगली नस्ल को तो ये बताए ना। जैसे मैं स्टूडेंट्स को घूमते फिरते हुए देखता हूँ तो एक दूसरे को ब्रश शोल्डर करके जा रहे होते हैं। हर किसी की फिजिकल स्पेस है, उसको नहीं रिस्पेक्ट की जाती। क्यों नहीं बनाई जाती? एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा जाता, वक्त की पाबंदी नहीं की जाती। आप किसी को वक्त पे बुला के देख ले, आप अगर वक्त पे पहुंच जाएंगे दुनिया के सबसे बड़े चुगत होंगे आप। सही बात। तो ये जो चीज़ें हैं, ये होने की ज़रूरत है, जो कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम ग्रेड्स तो बहुत अच्छे क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं? मतलब मैं अपने बच्चों की जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता हूँ तो मैं कभी ग्रेड्स नहीं पूछता। मैं कहता हूँ अगर 80% आ रहा है, 75% आ रहा है, फाइन, गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे नीचे आएगा तो मैं कंसर्न हूँगा बीइंग ए पेरेंट, कि मुझे सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इतने नीचे क्यों स्कोर कर रहा है। और जब हम है भी क्वार्टर वाइज एग्जाम ले रहे हैं, स्कूल्स में बच्चों के क्वार्टर्स पे एग्जाम, अगर 2 महीने बाद भी बच्चे ने एग्जाम देकर 75 लेने हैं या 75 से लो लेने हैं, तो इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। लेकिन इससे ऊपर अगर वो जा रहा है तो मैं नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि ये इंसान का बच्चा है, ये लोगों के साथ कैसे सलूक करता है, अपने साथी फेलोज़ के साथ कैसे उठता बैठता है, ये अगर वहाँ पे लड़कियाँ साथ पढ़ रही हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है। सो दिस इज द पॉइंट जो कि हमारे पेरेंट्स को समझ, आई विश के पेरेंट्स देख रहे हैं। जनरली जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि ग्रेड्स मैटर करते हैं, और ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, टीचर्स हमेशा यही पूछते हैं कि ये बच्चे कितने नंबर लेता है, वो बच्चे कितने, और एक वो जनरल पर्सपेक्टिव बना लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो आप इस चीज़ को कैसे चेंज करेंगे? मतलब ऑब्वियसली कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या टीचर्स बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपकी तरह से सोच रखते होंगे। जनरली टीचर्स की यही अप्रोच होती है कि ग्रेड्स एट द एंड ऑफ द डे मैटर करते हैं। देखिए, ग्रेड्स मैटर करते हैं, लेकिन जो आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है ना कि 1000 में से 990 नंबर लेने हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। उस बच्चे पे भी जुल्म है। मतलब मेरी एक भतीजी है, उसने ऑलमोस्ट इतने नंबर नहीं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, कि टोटल नंबरों से कोई 10-15 नंबर ही कम थे। तो मैंने कहा, बच्चे तुम आराम किस वक्त करते हो, तुम खाना पीना किस वक्त करते हो, तुम अपने दोस्तों के साथ किस वक्त बात करते हो, इवन तुम अपनी केयर कैसे करते हो? लड़कियों को यंग एज में अपनी केयर की भी ज़रूरत होती है। लेकिन देखें जी, मैंने तो मार्क्स लेने थे, इतने ये करने थे। उस मार्क्स लेने के चक्कर में उस बच्चे की पर्सनैलिटी का जो टाइम मिलना चाहिए था वो कितना मिला है? उसने अपने पेरेंट्स के साथ कितना? उसने कहा जी मैं तो 19 घंटे पढ़ती हूँ। फाइन, लोग बड़े तारीफ करेंगे 19 घंटे। ये मैं शायद पेरेंट्स के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मेरा बच्चा तो जी 18-18 घंटे पढ़ता है। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। जब एग्जाम हो रहा है फिर तो समझ में आती है कि जी सुबह एग्जाम है, बच्चा 15-16 घंटे पढ़ रहा है, मैं उन दिनों में भी इसके खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद, उसके अलावा बच्चे ने टाइम गुजारना है, बच्चे ने टीवी भी देखना है, बच्चे को थोड़ी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी चाहिए, चाहे रोज़ नहीं चाहिए, वीकेंड पे उसको कहीं आउटडोर के लिए उसे एक्टिविटी चाहिए, या इंडोर आप उसे पूल पे ले जा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम अपने बच्चों को रंग बिरंगे तोते बना रहे हैं, और मैं तोते यहाँ पे आते हुए देखता हूँ। तो आप लोगों से भी ये डिस्कशन होती है। सर ब्रेक का टाइम हुआ है, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो डॉक्टर गौरी हमारे साथ हैं और हम मजीद इस बारे में बात करेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर ज़ुबैर गौरी हमारे साथ हैं। मुझे बताएं कि प्रोफेशनल होना कितना ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना उस प्रोफेशन के बारे में कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में ख्याल से हर दूसरा बंदा टीचर बन जाता है, हर दूसरा बंदा मौलवी बन जाता है। कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं कि एक चीज़ सीख कर आना कितना ज़रूरी है? देखिए, सीखने में तो कतन इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको वो काम आना चाहिए। वरना वो क्या होता है कि कोई भी जो बैड वर्कर होता है वो अपने टूल्स के साथ ही करता रहता है, नाच ना जाने आकर ठिठावे सूरत हाल होती है। ये ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक फील्ड वाला बंदा जो है वो दूसरी फील्ड पे नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर मैं जब डिस्कशन कर रहा था तो स्टूडेंट्स ने कहा कि देखें, जो टीचर है उसको सिर्फ टीचिंग ही करनी चाहिए और वो लेक्चर देना चाहिए और बाकी प्रोफेशन जो है वो लेक्चर नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, कम्युनिकेट हर शख्स कर सकता है। एक टीचर के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वो टीचर नहीं काम कर सकता। लेकिन उसकी दूसरी डायमेंशन ये है कि जो अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। आपने जो टेड की सीरीज है, टीईडी की सीरीज है, उसमें दुनिया भर के बड़े बड़े अच्छे कम्युनिकेटर्स आते हैं। क्या वो सारे उस्ताद हैं? कतई नहीं। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बट दे आर एक्सेलेंट स्पीकर्स एज वेल। ये हमेशा ये बात समझने वाली बात है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी, कि कोई भी जॉब है चाहे वो हाईली टेक्निकल भी क्यों ना हो, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जो कि नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक सर्वे किया गया था, उसमें 60 to 70% जो उसकी रेशियो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बाकी उसकी टेक्निकल स्किल्स हैं। मिसाल के तौर पर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की बेसिक्स तो उसको आनी चाहिए, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर सकता। क्योंकि ग्रो करने के लिए उसको ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए उसको अपने जूनियर्स के साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो जूनियर्स के साथ अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा या सीनियर्स को बता नहीं सकेगा अपने प्लान, तो वो बेचारा वहीं खड़ा रह जाएगा। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, एक देखें ना, अच्छा डॉक्टर क्या होता है, आप उसके पास जाते हैं तो आपके साथ बात करता है ना। True. अच्छा जी बताएं सुबह क्या खाया था। नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो और कुछ तो बिल्कुल कह देते हैं कि आपका टाइम बहुत कम रह गया, परहेज करें और ये करें। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से डील करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। जिस डॉक्टर की जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी उसकी अच्छी प्रैक्टिस चलेगी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से बात करना जानता है। इंजीनियर देखें, कुछ समझा सकता है, नहीं समझा सकता। पामिस्ट है, कर नहीं सकता है। साइंटिस्ट है, वो अपनी साइंटिस्ट की जो चीज़ें हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन से सिर्फ बोलना नहीं, लिखना भी तो है ना, सुनना भी है, जिसको हम बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते। तो आपके बच्चे अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को मैं ये कह रहा हूँ, या आप हैं, तो आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, सारे काम छोड़ के, मैं ये अक्सर कहता हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें। और दूसरी उसकी साथ चीज़ आएगी कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की कितनी टेंडेंसी है। देखिए, आप ग्रेड्स ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपको किसी जगह एडमिशन भी पाकिस्तान में बहुत अच्छी जगह मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आप ग्रेड्स क्यों ले रहे हैं? दो काम करने के लिए ले रहे हैं। या तो आप जॉब ढूंढेंगे या आप अपनी को ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। चलें, आप जॉब ढूंढने वाली बात कर लेते हैं। आप जब भी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर तो और तरह की सूरत हाल है, जो कि बड़ा छोटा सा सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में, तो आपके सामने वो ये सवाल करेगा, अच्छा जी आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, जैसे हम भी यहाँ पे इंटरव्यूज़ करते हैं और मैं और बहुत जगह इंटरव्यू बोर्ड्स में शामिल हूँ, उनको किताबी बातें, थेरेटिकल चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह से आ रही होती हैं, तोते होते हैं, ब्रर बोलते चले जाते हैं, बट द मोमेंट यू पुट ए क्वेश्चन टू देम, ऑल फॉल ब्लैंक, क्योंकि उनकी वो ओरिएंटेशन ही नहीं होती कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है। तो प्रोफेशनल होना, बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और आपके साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी होनी चाहिए। कोई भी जॉब इसलिए क्रिएट की जाती है, ये एचआर का बेसिक प्रिंसिपल है, कि वो पूछते हैं कि आप ये जॉब क्यों क्रिएट कर रहे हो। वो कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, इसके सोल्यूशन के लिए हमें ये बंदा चाहिए, इन एनी फील्ड। तो अगर आपके पास प्रोफेशनलिज्म और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी नहीं है तो आप किसी काम के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए अच्छी है बिकॉज आप बोलते रहते हैं, सुबह स्टूडेंट्स के साथ बोल दिया, वीकेंड्स पे अपना शो कर लिया, फिर कहीं कोई मिल गया तो बातें करनी, तो बोलने से भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं? या आप कोई सर्टेन स्टडी करते हैं इसके लिए, कोई किताब पढ़ते हैं जिससे आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं? लेट मी ब्रेक दिस न्यूज़ हियर, आई वाज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, अगर मैं आज हूँ, इफ़ यू थिंक दैट। और आप में कन्विंसिंग पावर भी बहुत है, मतलब आप लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली आप कहते हैं कि मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूं, तो अगर आप उनको कन्विंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई स्टडी होनी चाहिए। आप किस तरह से आपके अंदर कन्विंसिंग? ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं। अच्छा। बाय 7th स्टैंडर्ड, मैं 7th क्लास में था, आई यूज्ड टू स्टटर। अच्छा। बाकायदा हकलाता था। तो मेरे एक उस्ताद थे, मोहम्मद अली साहब, प्राइमरी टीचर थे, बाद में भी उनके साथ मेरा कॉन्टेक्ट रहा। ही वर्कड अ लॉट ऑन मी।
अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें स्टेज को फेस करना चाहिए। उन्होंने मुझे स्कूल की असम्बली से स्टार्ट किया, ये पहले क्लास से स्टार्ट किया, अच्छा। फिर स्कूल की असम्बली में मुझे लेकर गए। स्कूल की असम्बली में जैसे बच्चे पढ़ते हैं 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने स्कूल का कंपटीशन, फिर इंटर स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट, बोल बोल इस के ठीक तरह हो गए। उन्होंने मुझे हाँ। कराया। अच्छा, एक तो ये सूरत हाल होती है कि आप बोलना, डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बोलना बेहतर हो जाएगा। लेकिन बोलने के लिए मवाद कहाँ से आएगा? तकरीर तो आप याद कर लेंगे कि बच्चा हाथ हिला हिला के, मैं भी ऐसे ही तकरीरें हाँ, किया लेकिन करता वैसे था। भी स्टडी आपको करनी पड़ती फिर है। आपको पढ़ना पड़ता है, फिर आपको डाइवर्सिफाइड होकर पढ़ना पड़ता है। और मैंने, आप ये देखिए ना कि मेरा करियर में मैंने लिटरेचर में मास्टर्स किया है, मैंने मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है, मैंने कम्युनिकेशन में एमफिल किया है, फिर पीएचडी किया। जब मैं और पीएचडी आपने कर रहा रेडियो था, भी किया, तो आप रेडियो भी बोलते थे। रेडियो पे भी किया, तो मेरे लिटरेचर मेरा बुनियाद थी। तो उर्दू शायरी जो थी, एक ज़माना था कि फैज़ और इकबाल और गालिब जो मेरी टिप्स पे हुआ करते थे, याद थे पूरे पूरे। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ चूँकि इंसान प्रैक्टिस में नहीं रहता है, लेकिन अभी भी कोई गलत शेर पढ़ता है तो मैं उसे फ़ौरन टोकता हूँ कि यार खुदा के लिए ये ना कर। तो पॉइंट हियर इज़ कि आपको फिर डाइवर्सिफाई करना पड़ता है अपनी स्टडी। हाँ। तो लिटरेचर भी पढ़ा आपने, मैनेजमेंट भी पढ़ा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, मीडिया भी पढ़ा। अब जब इंटरनेशनल टेररिज्म में पढ़ने गया तो मुझे जिहाद पढ़ने की ज़रूरत पेश आई। जब जिहाद पढ़ने की ज़रूरत मुझे पेश आई तो फिर मैंने इस्लाम को पढ़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम अच्छा। जब मैंने इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उससे और बहुत सारी चीज़ें फिर रिलेटेड हैं, तो मैंने फिर और तरह की चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। तो अच्छे कम्युनिकेटर के लिए आपको पढ़ना पढ़ना। बहुत ज़रूरी अच्छा, है। और पढ़ने का शौक भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों में बिल्कुल पढ़ने का शौक नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ अखबार ही पढ़ लो तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। तो किताब पढ़ना या अखबार पढ़ना, इसका शौक कैसे पैदा किया? देखिए ना, वो तो यही है ना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है, आप जिस इंटरेस्ट की किताब, मतलब मैंने, हमारे अगेन मेरे एक उस्ताद थे बुखारी साहब, वो हम उनकी अपनी क्लास छोड़कर लिटरेचर की उनकी क्लास में पढ़ने जाते थे, और वो हमें अच्छा। टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाते थे। अच्छा। वो कहते थे ये नावल पढ़ लो, ये ड्रामा सीरीज पढ़ लो। मतलब उन्होंने हमें अपनी आदत क्लास डलवाई। में शेक्सपियर सारा पढ़ा दिया। अच्छा। हम रोज़ डिस्कस किया करते थे शेक्सपियर को। उन्होंने हमें कहा कि अच्छा, लिटरेचर पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप करना है तो अगाथा क्रिस्टी के नावल पढ़ा करो, जिसमें सस्पेंस होता है, ड्रामा होता है। इवन उन्होंने कहा लव स्टोरीज पढ़ो। इवन उन्होंने कहा कि अखबार का अंग्रेजी का पढ़ा मिलता है ना, उसको भी पढ़ना शुरू कर दो। मैं आपको अच्छा। बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, अभी भी वो एक छोटे से टाउन में रहते हैं। हमारी आदत ये थी कि हमें अंग्रेजी बोलने का शौक पैदा हो गया। ये सारे बात पाकिस्तान है, की तरह हाँ, आम बात है। हाँ, आम बात है। बीए में हम पढ़ते थे, अंग्रेजी बोलने का खप बार हो गया। तो हमारे घर के नज़दीक रेलवे स्टेशन था, तो हम अच्छा। ट्रैक पे मगरिब की नमाज पढ़कर हम ट्रैक पे चलना शुरू कर देते थे, साइड अच्छा। से उसके। एक साइड पे वो चल रहा है और एक साइड पे मैं चल रहा हूं। ट्रेन हमें बीच में इंटरप्ट करती थी, तो 1 आवर हम जाते करते थे और 1 आवर वापसी आते थे। अच्छा। और हमने शर्त लगाई हुई थी कि कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं आपने बोलना। और उसमें दरमियान में लोग भी आते थे, कहीं क्रॉसिंग आ गया तो रेडी वाला आ गया, उसके साथ आ गया, उसके साथ भी अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी। वी डिड इट अबाउट मे बी 2 years कि अच्छा। हम अंग्रेजी बोलते थे और उर्दू बोलते थे। तो इट्स ए काइंड ऑफ ए थिंग कि आप अपने ऊपर काम करें। काम करें। हाँ। आपकी पर्सनैलिटी जो होती है ना, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप कोई खूबसूरत कोई एक वैस बना रहे हैं। पहले उसको आप चाक पे लगाएंगे, मिट्टी अच्छी लेकर आएंगे, उसको बनाएंगे, फिर उसको आप तपिश देंगे, गर्मी देंगे, उस गर्मी से वो पकेगा। पकने के बाद फिर उसके बाद इनेमल करेंगे, फिर उस पर खूबसूरत आर्ट लगाएंगे। True। आपकी अपनी जो ज़ात है वो हमेशा चिजलिंग मांगती है। हम क्या करते हैं, लड़कियों में स्पेशली पाकिस्तान में ये होता है कि शादी होगी ख़वातीन की, उसके बाद अपनी ज़ात पे तवज्जो देनी बंद कर दी। बंद कर दी। हाँ, कपड़े शपड़ों के हिसाब से बहुत होती है, लेकिन जो इधर आपके बैठा वहाँ हुआ से है खर्चा ना, बहुत होता है। हाँ, बहुत होता है। ये जो इधर इंसान बैठा हुआ है ना, हाँ। इसको कांस्टेंट चिजलिंग की ज़रूरत है, और वो उसको मुसलसल बताने की ज़रूरत है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को मुसलसल ग्रूम करना है। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में अक्सर ये बात करता हूँ कि लर्निंग इज़ हार्ड बट अनलर्निंग इज़ इवन हार्डर। True। एक ख़ास स्टेज इंसान की ऐसी आ जाती है जब उसको अनलर्न करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा ज़िद करता है तो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तोतली ज़ुबान में बोलता है। लेकिन एक ख़ास स्टेज में आकर जो तोतला बोलता है तो आप उसको एक लगाते हैं कि तू सही तरह से क्यों नहीं बोल रहा। यानी उसको फिर अनलर्न करवाते हैं कि अब तोतली बातें छोड़ो, अब इंसान के बच्चे बनकर हाँ। अब तुम बड़े हो रहे हो। इसी तरह बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें बताते हैं कि ये करें। तो हर स्टेज पर इंसान को चीज़ें अनलर्न करके नई चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, अनलर्न करनी लर्न करनी पड़ती हैं। हमारी सोसाइटी में या दुनिया भर में कहीं भी ऐसा होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है कि हम लोग अनलर्न बिल्कुल नहीं करते। हम जहाँ पे पहुँच गए, वो कहते हैं ना हज़रत दाग जहाँ बैठ गए बस वहाँ बैठे वहाँ रह बैठ गए। तो उसके बाद ना उनकी फिजिकल ग्रोथ तो होती है, तोंद शोंद तो निकल आती है, लेकिन जो मेंटल ग्रोथ होती है वो हाँ। वहीं पे रुकी होती है जहाँ उन्होंने आखिरी बीए का एग्जाम दिया होता है। आप उनसे बात करके देख लें।
एक कल मुझे एक साहब बता रहे थे कि आप एक आदत डालें कि अगर आप 15 मिनट रोज पढ़ते हैं, सिर्फ 15 मिनट। और आप पढ़ते बेसिकली क्या है? मैं मुख्तलिफ वैरायटी से बताऊँ, अच्छा। लेकिन मैं मिसाल बता रहा हूँ, अगर 15 मिनट आप रोज पढ़ते हैं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप कम से कम 12 किताबें पढ़ चुके होते हैं, जो कि एवरेज 400 पेजेस की एक बुक का अगर हम कंसिडर करें। मैं पढ़ता बड़ा वैरायटी में हूँ, मतलब मैं लिटरेचर भी पढ़ता हूँ, मैं रिलीजन पे पढ़ता हूँ, मैं फिलोसफी पे पढ़ता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट और क्योंकि आपका कम्युनिकेशन पढ़ता प्रोफेशन हूँ। बहुत डाइवर्स है, मतलब आपका हर प्रोफेशन से कहीं ना कहीं लिंक है, हाँ, तो इसलिए आपको पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता पढ़ना है। भी ज़्यादा पड़ता है। मैं टेक्नोलॉजी पे बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे नई चीज़ें, नई डेवलपमेंट्स होती हैं। कंप्यूटर इज़ नॉट माय फील्ड, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे अगर मॉडर्न लाइफ के साथ रहना है तो मुझे कंप्यूटर पता होना आईफोन चाहिए। 7 होना चाहिए। नहीं, आईफोन 7 तो होना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आईफोन 7 काम कैसे करता है। हाँ, ये हमारे यहाँ यही तो है बात कि आईफोन तो जेब में आ गया, किसी ने बना दिया होगा जी, हम और यूज़ प्रोजेक्ट करना नहीं आता। हाँ, नहीं, यूज़ करना भी आ जाता है, लेकिन ये काम कैसे करता है, हाँ, ये चीज़ें हमने क्यों नहीं बनाई। हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारी प्रॉब्लम सोल्यूशन क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो न्यू गैजेट्स को इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन न्यू गैजेट्स डेवलप नहीं कर रहा। प्रोग्रामिंग में शायद हम कुछ काम कर रहे हैं इस वक्त, हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, बट वेरी लिमिटेड लेवल पर ये काम हो रहा है। सो काम, जैसे किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट इन्वेंटेड बाय कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग द कैंडल लाइट। कैंडल लाइट को कितना इंप्रूव कर लोगे, लोगों ने किया ना, लेकिन किसी एक शख्स के जहन में ख्याल आया कि नहीं यार, बिजली कहीं और तरीके से भी पैदा हो सकती है और वहाँ से हम इसको रोशनी यूज करेंगे। सो मैं ये नहीं कह रहा कि हर शख्स मेरी तरह से खपत का शिकार हो जाए, डाइवर्सिफाई हो जाए, लेकिन आप देखिए ना, जब आप बड़े होते हैं, आप फैमिली डेवलप करते हैं, तो एक बच्चा है, आपके बच्चे के लिए उसका बाप या माँ उसके लिए टावर होते हैं, इनको सब कुछ आता है, तो उसको एटलीस्ट साइंस की बेसिक्स, टेक्नोलॉजी की बेसिक्स, लिटरेचर की ये बेसिक्स, हाँ अंग्रेजी की बेसिक्स और इकोनॉमिक्स की बेसिक्स जरूर माँ बाप दोनों को आनी चाहिए, ताकि वो बता सकें कि बच्चा जब पूछता है ना कि ये मैं कि ये डॉलर और रुपी क्या हैं, मैं इतने पैसे देता हूँ, डॉलर कितने आते हैं, आजकल के बच्चे तो बड़े तेज हो गए, सवाल करते हैं। हाँ। तो पेरेंट्स को नहीं पता होता कि डॉलर रुपी पैरिटी क्या है आमतौर पर, अल्लाह करे सबको पता हो। इसी तरह से जब पूछा जाता है कि हम ये नमाज 5 बार क्यों पढ़ते हैं, 6 बार क्यों नहीं पढ़ते, तो कहते हैं फ़र्ज़ है 5 बार। फ़र्ज़ ही क्यों पढ़ते हैं, सुनतें और सुनत मुक्कदा और गैर मुक्कदा और नवाफिल क्यों पढ़ते हैं, तो रोज़ा सिर्फ रमज़ान में क्यों रखते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं रखते। तो ये बेसिक सवाल बच्चे को 8, 10, 12 साल तक उसके पेरेंट्स नहीं बताने हैं। तो आपको अच्छे अगर पेरेंट बने, मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा पेरेंट हूँ, बट आई ट्राई कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ उनकी लाइफ में। माई सन एन्जॉयज़ अ लॉट वाइल टॉकिंग टू मी। हम कोशिश ये करते हैं कि रोज़ाना कम से कम 1 घंटा साथ गुजारें। हम वॉक के लिए इकट्ठे जाते हैं और हम दुनिया जहान की बातें करते हैं। 5th डायमेंशन क्या होती है जी, डॉक्टर स्ट्रेंज में 5th डायमेंशन का क्या जिक्र हुआ है, कायनातें अल्लाह ने 6 क्यों बनाई हैं, दैट्स हाउ द क्वेश्चन ही आस्क्ड मी। तो कोशिश करता हूँ कम अप टू दैट, क्योंकि वो ज़्यादा इस चीज़ में बच्चे ज़्यादा करते हैं। बट द पॉइंट हियर इज़ कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंटली जितनी तेज़ी से दुनिया तब्दील हो रही है, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। आप जिम्मेदारियों को संभालने के लिए, बताने के लिए आपको अपनी लाइफ को अपडेट करना चाहिए, वरना तो ठहरा पानी तो फिर आपको पता है वो। अच्छा, मुझे बताएं, आपने कहा कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों से कम्युनिकेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से आप उनसे मैनेज करते हैं टाइम, क्योंकि आप बिजी रहते हैं, क्या कोई वीकेंड रखा होता है उनके लिए ज़रा बाहर आउटिंग के लिए, या किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली फिर बच्चे एट अ सर्टेन पॉइंट शिकायत भी करते हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते, और जब वो इस तरह की एज में हो कि जब उनको टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? ये वैसे हमेशा से ही होता है कि बच्चों को टाइम देना होता है। व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी, तो मेरी वाइफ की भी पीएचडी चल रही थी, तो उस वक्त की सूरत हाल थी कि उसका ज़्यादा था, मेरा थोड़ा सा रिलैक्स होता था काम, तो मैं उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारता था। अब ये है कि मेरी क्योंकि ऑफिस की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, शाम भी हो जाती है, तो अब मैंने कोशिश ये की है कि वीकेंड्स पे मैं ज़रूर उनके साथ टाइम गुजारूँ, या शाम को एटलीस्ट हम खाने पे बैठ जाएं, हम वॉक पे चले जाएं, 1 आध घंटा मैं उनके साथ देख लूँ, बात कर सकूँ। मैंने उन्हें ये किया हुआ कि शाम को आके आपने मुझे, मैं जिस भी हालत में हूँ, मुझे पकड़ कर दिन की स्टोरी सुनानी है। अच्छा। कि आज क्या किया, किसके साथ गए, कोई बात हुई है, कोई एक्टिविटी हुई है, सो दे गेट होल्ड ऑफ मी। अगर मैं जितना मर्जी टायर्ड हूँ तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं हो सकती है तो फिर हम वीकेंड तो लाजमी होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स तभी आती है कि जब ऑब्वियसली जब पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। मैं कहता हूँ महीनों गुजर जाते हैं। सही बात है। और फिर ये होता है कि हमारे यहाँ ये अजीब है, स्पेशली फादर्स की टेंडेंसी ये होती है कि फादर अपने बच्चे से सिर्फ इतना ही ताल्लुक आमतौर पर रख रहे होते हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि पैसे हम उससे अच्छे दे रहे हैं और चीज़ें लेकर दे रहे हैं। माँ जो होती है वो ज़्यादा इस बच्चे के लिए इसलिए करीब होती है कि वो उसके साथ होती है और उसका फिजिकल कनेक्शन होता है बच्चे के साथ।
टच करती है माँ बच्चे को हग करती है, उसे लिपटाती है अपने साथ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं तो बाप जो होते हैं वो बच्चों से फिजिकली दूर हो जाते हैं। ट्रू। ये बहुत ज़रूरी है तमाम पेरेंट्स को ये समझना कि बच्चे के साथ फिजिकल कनेक्शन, स्पेशली जब वो एडोलेसेंस की एज में जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको गले लगाएं, आप उसको प्यार करें, आप उसके गले में यूं करके हाथ डाल लें, अच्छा यार सुनाओ बेटे के साथ क्या हुआ, बेटी के साथ क्या हुआ। तो बाप का फिजिकल कनेक्शन दूर होता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है, मैंने ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो बाप से ज़्यादा दूर खड़े हुए हाँ। होते हैं, बिल्कुल उसके साथ करीब नहीं होते, वो उसके साथ रिलेट ही नहीं करते। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बच्चों के लिए और डरने बाप लग जाते हैं बाप से कि बस बाप अब्बू आ रहे, ATM बन भागो गया भागो बस। भागो। बाप एटीएम बन गया बस। हाँ। उसके मुंह में अब कार्ड मेरे ख्याल डालो से आपको पता है इस एक्सपीरियंस, और उसके अंदर से पैसे निकालो। आपका एक्सपीरियंस बता रहे नहीं, मैं लोगों के देखता हूँ ना, नहीं मैं तो हाँ। बहुत क्लोज रहता हूँ, मैं तो ज़रूर उनको फिजिकली उनके अपने करीब करता हूँ। हाँ। आप जाएं घर में, आपको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बच्चे कर रहे हैं, तो एक दफ़ा आप उनके साथ ज़रूर फिजिकल हों, उनको हक करने की कोशिश True. करें, हाथ ही मिला लें। वीकली जब आप जा रहे एक हैं तो उनका connection hand आपको track feel करें। होता है obviously। फिजिकल कनेक्शन बहुत, ये हाँ। कम्युनिकेशन का बुनियादी प्रिंसिपल है। अगर फिजिकली आप नहीं करेंगे तो आप इमोशनली डिटैच हो जाएंगे। हाँ। माँ क्यों करीब होती है? हाँ। माँ इसलिए करीब होती है कि वो फिजिकली डिटैच होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक आम बच्चा होता है, वो घर में जब वापस आता है तो अब्बा से ये पूछता है कि अम्मा कहाँ है, लेकिन अम्मा से हाँ। क्या कुछ पूछता है वो एक लंबी कहानी है कि मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मेरा ये कहाँ है। टेक इंटरेस्ट इन योर चिल्ड्रंस। अच्छा, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो डॉक्टर जुबैर गौरी हमारे साथ होंगे। इतनी मजे की बातें हो रही हैं कि ये 1 घंटा बहुत कम है। कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर जुबैर गौरी हमारे साथ हैं। मुझे बताएं कि बहुत से जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी बीवियों का पढ़ना या उनका जॉब करना प्रेफर नहीं करते। ऑब्वियसली जब वो घर आते हैं थके हारे, बीवी भी जॉब पे होती है, बड़ा गुस्सा आता है। आप कैसे कंट्रोल करते हैं? आपकी बीवी भी आपकी तरह टाइम मैनेजमेंट में अच्छी है? अगर आप हमारे घर तशरीफ़ लाएं, जो कि हमारे घर मेहमान बहुत कम आते हैं क्योंकि हम दोनों बस busy आप हैं। हमें इनवाइट करें, हम आ जाएंगे। अगर आप हमारे घर तशरीफ़ लाएं तो आपको हमारा घर जो है ना इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। अच्छा। जैसे आमतौर पे बड़ा नुक्स से हर चीज़ पड़ी होती है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम दोनों काम करते हैं और जाहिर सी बात है कि मेरी बेगम को वक्त वीकेंड पे मिलता है घर को ठीक करने का। तो अगर आप वीकडेज़ में हमारे घर आएंगे तो यू विल सी थिंग्स स्कैटर्ड अराउंड। ये यहाँ पे किताब यहाँ पे पड़ी है, ये मेंटल पीस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ है, हो सकता है आपको क्लीन भी प्रॉपर्ली नज़र ना आए। बट मेरे ख्याल में अगर मैं उस खातून का जो अपना सारा दिन गुजार कर आई है, 4-5 बजे मेरी तरह गुजार कर आई, उसको कहूँ कि वापस आकर वो फिर खुद सफाई करे या खाना हर चीज़ पकाए। खाना भी बनाए और हर चीज़ मैनेज करे। लेकिन हमारे घर में ट्रेडिशन से चीज़ है कि खाना जो होता है ना वो खातून खाना ही बनाती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो आप काम जो है ना दूसरों से करवा सकते हैं। लेकिन हम फिर इसमें बड़ा ईजी हमने रखा हुआ है। अच्छा खाना मैनेज हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बाहर से आ जाएगा। कोई बात लेकिन देखिए ये आपकी एक अप्रोच है एक तरह से देखने की। हर एक पाकिस्तानी जो कॉमन मर्द होते हैं उसकी अप्रोच नहीं होती। वो बीवी काम भी करेगी तो वो कहता है ठीक है छोड़ दो काम करा, लेकिन खाना तो तुम नहीं बनाना है। ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना कि आप दोनों को अंडरस्टैंड करें। वैसे ये वाली अंडरस्टैंडिंग आप सही कह रही हैं, शुरू शुरू में मेरे पास नहीं होती थी। माई वाइफ मेड मी रियलाइज, मैं आपको अच्छा। सही बात बता रहा हूँ, शी मेड मी रियलाइज़ कि अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं भी काम कर रही हूँ और मुझे भी उतना ही वक्त चाहिए। तो जब मुझे भी उतना ही वक्त चाहिए मुझे रेस्ट भी चाहिए। अगर मैंने 12 घंटे 10 घंटे काम किया है तो मैंने घर आकर थोड़ा सा रेस्ट भी करना है और फिर अगले दिन की तैयारी भी करनी है। तो मैं यूजुअली इसमें फोर्स नहीं करता चीज़ों को। अच्छा, व्हाट शी कैन डू कंफर्टेबली वो कर ले। और जब जाहिर सी बात मतलब है आपको वो पाकिस्तानी टिपिकल मर्दों की तरह नहीं है। कभी दौर होता था कि मैं खाने के बारे में खासा फसी होता था और मेरी बहनें बताती हैं कि ये अब तुमने कैसे खाना शुरू कर दिया, पहले नहीं खाते थे। लेकिन इंसान फिर सीखता है ना वक्त। मैं ये कहता हूँ कि इंसान कांस्टेंट चेंज होता है। हम अगर एक जगह पर रुक जाएं तो फिर मसला है ना। मुझे ये पता था कि जब मैं अपने घर में था तो मेरी बहनें या मेरी वालदा जो थी वो घर में यूजुअली बाहर काम नहीं करती थी, तो वो और तरह का मेरा एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन एक घर में मेरी बीवी है, वो सुबह 8 बजे से लेकर बल्कि 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अगर काम कर रही है और मैं जाके फर्स्ट क्रिएट करूँ अपने ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करना होता है। हाँ। जैसे शुरू शुरू में सारे मैं भी किया करता था कि ये देखो डस्ट क्यों पड़ी हुई है, या ये टेबल क्यों नहीं सीधा पड़ा हुआ, ये मग यहाँ पे क्या लेने आया है, ये शूज़ प्रॉपर रैक में क्यों नहीं है। नाउ आई थिंक
कि अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है तो मैं खुद हाथ उठा के रख दूँ ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, वाई कांट आई डू, अगर मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। या मेरे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी चीज़ें जो हैं वो मुनासिब हैं। बच्चे चीज़ें भी खेलते हैं, जाहिर सी बात है, अगर वो शरारत नहीं करें तो बच्चे किस चीज़ के हैं, लेकिन बच्चों को ये बताना पड़ता है बार बार कि अपनी कबर्ड भी मेंटेन करनी है, अपनी टेबल को भी देखना है, अपने शूज़ देखने हैं, पॉलिश कैसे करने हैं। लेकिन बच्चे हैं वो, आप उनको बड़ों की तरफ बिहेव नहीं नहीं कर कर सकते। सो द थिंग हियर इज कि दोनों को समझने की ज़रूरत है और सोसाइटी को भी समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ड्राइंग रूम जो होता है ना, वो शायद साल में 10 बार यूज़ होता है, लेकिन उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है। और वो फिर एक ही दफा यूज होके फिर बंद होके फिर बंद पूरे होता है, घर से अकेले फिर घर से अलग अलग। तरह। हाँ, उसका यूज़ ही नहीं होता दुनिया भर में। मैं जहाँ जहाँ भी रहा हूँ, बहुत कम कॉन्सेप्ट है ड्राइंग रूम का, वो स्ट्रेट लिविंग रूम में आते हैं अगर किसी को घर बुलाना ही है। हाँ, ठीक है, अगर घर बुला रहे हैं उसको लिविंग रूम में बिठाएं और आपके साथ जो टीवी देख रहा है या साथ में किचन है और साथ में बैठे अगर आप बात करें, घर वही आता है ना जो आपके क्लोज होता है। हर घर तो आपके घर नहीं आता ना, हाँ। तो वो क्लोज होता है, उसके घर में बिठाएं और उसके साथ जो उसकी बातचीत हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ हमने वो अपनी दादी के ज़माने के बर्तन भी रखे हुए होते हैं, सोफे भी रखे हुए हैं, बर्तन भी रखे हुए हैं, और वो सेट साल में एक बार ही निकलता है। हाँ, मेहमानों के लिए, और वो फिर दोबारा पैक होके उधर रख दिया जाता है। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी भी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी है, और वेस्टेज ऑफ एफर्ट भी है कि वो हर रोज़ उसकी सफाई क्यों की जाए यार। तो हमारे घर में इसीलिए शायद मेहमान भी कम आते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि जो कोई भी आपने एक्टिविटी करनी है, अगर हम बाहर कहीं मिल सकते हैं तो ज़्यादा आसानी है ना। इफ़ यू कैन पे फॉर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन पे फॉर दैट, तो हम बाहर कहीं बैठ जाते हैं, खाना भी अच्छा खा लेंगे, आउटिंग भी बच्चों की हो जाएगी और आराम से रिलैक्स होके। हाँ। अब घर में अगर कोई दावत होती है तो काम वाली अलग परेशान है, बेगम साहब अलग परेशान है, बर्तन धोने की अलग टेंशन, है, बच्चों के ऊपर अलग कर्फ्यू लगा हुआ है, खबरदार तूने मुंह खोला तो अच्छा ये चीज़ तूने खाई और ये क्यों नहीं खाई। इस तरह बच्चे भी ट्रेन होते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे घर में नहीं होते, बहुत सारे जो करीबी लोग होते हैं वो घर आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि आपके करीबी नहीं होते। हाँ। उनके साथ आप बड़े आराम से बाहर मिल सकते हैं। तो आप अपनी शेड्यूल को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि आप आउटिंग करने जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, तो इस तरह से उसको मिक्स एंड मैच करके चलाएं। तो खातून खाना जो है उसके पे भी प्रेशर कम होगा। अगर मैं ये कहूँ कि यार मेरे दोस्त आ रहे हैं तो ये करो वो करो, दैट्स नॉट द केस। नहीं, खाना तो वो जाहिर बनता है, खाना पकेगा, और वो दोस्त आते भी लेकिन हैं, बाय फोर्स अगर आप कोई चीज़ करवाएं तो वो गलत है। दोस्त आते भी हैं बट नॉट ऑन ए वेरी रेगुलर पैटर्न। कुछ घरों में ये सूरत हाल होती है। मर्द को ये एहसास होना चाहिए कि मैं ओवरली बर्डन तो नहीं कर रहा, स्पेशली उस वक्त अगर खातून जो है, घर की खातून जो है वो काम भी कर रही है, तो उसको फिर एहसास करना चाहिए। ये एहसास होता है वो वक्त के साथ साथ आता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी जो पर्सनालिटी इतनी फ्लेक्सिबल है वो बिकॉज ऑफ द रीज़न ये है कि आपने ट्रैवल बहुत किया, डिफरेंट कल्चर्स में आप रहे, तो आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी का जो लेवल है वो ज़्यादा है। मतलब अगर एक आम पाकिस्तानी को आप देखें तो वो उसी एक कल्चर में रहता है, उसी में रहता है उसी को वो, तो आप में ज़्यादा इसलिए चेंज ज़्यादा या फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि आपने ट्रैवल बहुत किया। दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि मुझे जो इंटरनेशनल ट्रैवल था उसने बहुत चेंज किया। अच्छा। और मैंने वहाँ पर जाकर, हमारे बहुत सारे लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं लेकिन वो चेंज अपने आप को नहीं कर करते। पाते। हाँ। लेकिन मैंने देखा, मैंने कोशिश की लोगों को समझने की कि ये लोग कैसे हमसे बेहतर हैं। तो मैंने ये देखा कि वो एक दूसरे का ह्यूमन लेवल पर ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और उसके साथ साथ जब आप पढ़ते हैं, जब टीचिंग करते हैं, तो अगर आप खुद फ्लेक्सिबल नहीं है तो मैं अपने स्टूडेंट से कैसे एक्सपेक्ट करूँगा, उनको अच्छी बातें कैसे बताऊँगा। हम सारे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वक्त की पाबंदी करो, लेकिन मैं खुद वक्त की पाबंदी नहीं करता, तो क्या फ़ायदा ऐसे बताने का। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि हमारे घर का माहौल जो है वो बहुत आइडियल है, हम दोनों एफर्ट करते हैं। घर में चपकलश भी होती है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, नाराज़ियाँ भी होती हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मुझे पता है कि अगर मुझे ज़रूरत है तो मेरी चीज़ें कहाँ पर होंगी। आप ये देखिए कि हमारे घर में मेरे कोई कपड़े इस्त्री नहीं करता, खुद करते हैं, या मैं खुद करता हूँ या बाहर से करवाता हूँ। कि बजाय मैं अपनी बेगम को कपड़े देने की, अगर मुझे 30 रुपये में मेरा एक पीस हो जाता है, तो उस 30 रुपये की क्या औकात है उस 1 घंटे पर जो मेरी बेगम सर्व करेगी। और मुझे पता है 15 रुपये की उसमें बिजली भी लग रही है, कोई पता 30 से ज़्यादा की बिजली लग जाए। अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह गौरी साहब की जो है ना बेगम को भी हम बुलाएंगे। ज़रूर बुलाएं। तो हमारे घर में ये क्लियर है कि मैं मोस्टली, मतलब मुझे खाना सर्व किया जाता है। हमारे घर में है कि खाना आपको ज़रूर सर्व किया जाएगा, लेकिन खाने के बर्तन उठाकर आप खुद रखेंगे। लेकिन मुझे पता है एट अ सर्टेन पॉइंट जो मर्द होता है या इवन औरत, दे स्टार्ट कंप्लेनिंग। मतलब वो कहते हैं मैं सारी जिंदगी खुद ही की अपने लिए, तुमने क्या कि ऐसा कुछ नहीं। अगर आप कर रहे हैं तो आप फैमिली के लिए कर रहे हैं ना, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, हमारे घर का प्रिंसिपल ये है कि खाना आपको सर्व किया जाएगा, ठीक है।
लेकिन वापस आप रख के आएंगे, अपनी ट्रे में बर्तन सारे डालेंगे और जाके इसको सिंक में रख के आएंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप तशरीफ़ ले जाइए किचन में, पानी पीना है पानी पीजिए। हाँ, किसी वक्त ज़रूरत महसूस होती है कि आपको चाय है कि तलब हो रही है, ऐसे कि बैठे में, ये एक डिफरेंट सिचुएशन है कि चाय घर में बन रही है तो यार मेरा भी एक कप बना देना। लेकिन अगर मुझे दिल कर रहा है वाकई चाय, तो मुझे कोई आर नहीं है कि मैं जाके माइक्रोवेव में अपनी चाय खुद भी बना सकता हूँ, पानी गर्म करके, और मैं बनाता हूँ। सो आपको दोनों को उस लेवल पर साथ लेकर चलना होता है। हाँ। अगर वो अपनी खुशी से वो काम करे, वो बहुत काम करती है घर में, मैं अक्सर ये कहता हूँ उसको क्रेडिट देना चाहिए अपनी बेगम को कि वो बाहर का भी देख रही होती है और घर के आके बच्चों को भी संभाल रही होती है। मैं बच्चों को नहीं संभालता ना घर में आकर, मेरा तमाम मर्दों की तरह मेरी भी ये हालत है कि आप बैठ गए आकर और फिर टीवी पे यूं कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, बट शी इज स्टिल कंटिन्यूसली वर्किंग। उसने अपने बच्चों की आज की एक्टिविटी भी फॉलो करनी है, कल का प्रिपेयर भी करना है कि स्कूल जाने के लिए क्या है, खाने का रात का देखना है, सुबह के खाने का प्रिपेयर करना है। और मैं यूजुअली अगर कहीं बाहर की डेली कोई ग्रॉसरी लेकर आनी है तो वो अपनी वॉक में शामिल कर लेता हूँ। शाम की जो वॉक है उसमें ग्रॉसरी आ जाती है और हम वॉक करते हुए जाते हैं ग्रॉसरी, और छोटा मोटा कोई एक्टिविटी है, और उसके बाद मेरा कोई काम नहीं होता। सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, यू नीड टू गिव क्रेडिट। हमें खातून को उसके लेवल पर जाकर उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है और उसे बताना भी है। आई मे नॉट बी सेइंग ऑल दीज थिंग्स टू माई वाइफ, लेकिन हमें एक्ट ही ऐसे कर रहा होता। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहने के लिए, वरना वो बेचारी करेगी ना, परेशानी में भी करेगी, अल्लाह जाने दिल में कितनी बददुआएं दे के करेगी। अच्छा मुझे बताएं अपनी डाइट, क्योंकि आप टीवी पे भी आते हैं, फिर डाइट का कोई खास ख्याल रखते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई परहेज करते हैं या नहीं बस खाने के शौकीन है? नहीं, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ और मैंने पिछले कुछ साल एक में बहुत ज़्यादा वेट गेन भी किया। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे एक एडेड एडवांटेज अपने ऊपर ये है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, निस्बतन आसानी से कंट्रोल कर लेता हूँ। अच्छा। स्पेशली मीठा खाने का मुझे बहुत शौक है, हर खाने के बाद मीठा होना चाहिए। तो बजाय इसके कि मैं मीठा हलवा, या हमारे घर में मीठा पड़ा, मिठाई पड़ी हो, खजूरें पड़ी, वो खाने के अब मैंने कैंडीज़ रखी हैं घर में कि एक कैंडी में जितनी कम कैलोरीज इस्तेमाल हो सकती हैं वो काफ़ी हैं। तो मेरा वो चस्का भी पूरा हो जाता है और वो हैबिट भी पूरी होती है। लेकिन अब मैंने उसको हैबिट को थोड़ा सा चेंज किया, मैं डाइट कॉन्शियस भी हूँ और मैं लंच में सिवाय सैलड के और कुछ नहीं रहता। ये आप टीवी पे आते हैं इस वजह से या नहीं? नहीं, मैं अपने हवाले से। अच्छा। ये मैंने पिछले कुछ माह से रियलाइज़ किया। उसके अलावा मैं ट्वाइस अ वीक स्विम करता हूँ। अच्छा। डेली वॉक ऑलमोस्ट ज़रूरी है, 30-40 मिनट आपकी। वो बच्चे के साथ टाइम भी गुजर जाता है, ग्रोसरी भी आ जाती है, और वॉक भी हो जाती आप है। गाड़ी ना निकालें ना, अगर 10 मिनट की वॉक पे आपकी शॉप है तो आप चले जाएं, उधर से ऊपर से चक्कर लगा कर आएँ, मार्केट का ऊपर चक्कर लगाएं और मार्केट में 20 मिनट में पहुँचे, शॉपिंग करें और 20 मिनट में फिर चक्कर लगा 40 मिनट, आपकी वॉक भी होगी, ग्रोसरी भी होगी, बच्चे के साथ बातें भी होगी, टाइम भी हो गया। तो ये अच्छा मुझे बताएं, अब यहाँ पे बात टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैं इसी पे आने वाली थी। मुझे बताएं टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप टीवी भी करते हैं, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी भी आते हैं, आप किस तरह टाइम देते हैं, किस तरह अपने कमिटमेंट्स को आप रखते हैं कि ये कमिटमेंट इस दिन करनी है या ये कमिटमेंट इस दिन, किस तरह से आप टाइम, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत वीक है पाकिस्तानियों का। टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इशू, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं इसके अलावा रिसर्च भी करता हूँ, मैं अपने रिसर्च पेपर पे भी काम कर रहा होता हूँ। उसके अलावा मैं ट्रैवल भी बीच में रहता हूँ, साल में 4-5 ट्रैवल्स होते हैं इंटरनेशनल मेरे, और ट्रैवल के प्रिपरेशन करना, फिर वापस आना और फिर कंट्रीब्यूट करना, कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ। मेरा ये होता है कि जैसे टाइम मैनेजमेंट में पढ़ाता भी हूँ, लोगों को ट्रेन भी करता हूँ कि पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कितनी इमीडिएट है। द इमीडिएट द इम्पॉर्टेंट विल टेक द प्रायोरिटी, द लेस इम्पॉर्टेंट एंड द लेस इमीडिएट विल गो डाउन द लैडर। तो इस तरह से आप चीज़ें करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं एट द 11th आवर होती हैं और आपको याद रखनी पड़ती हैं। अब मैं पहले नहीं रखता था, लेकिन अब मुझे नोट रखना पड़ता है कि अगले दिन मैंने क्या करना है। ड्राइव करके आते हुए मैं सोच रहा होता हूँ कि आज ऑफिस में जाकर क्या क्या करना है, तो बजाय इसके कि मेरा पिया आके मुझे ये बताया ये करना, तो मैं पहले से लिख रहा था कि आज ये 8-9 काम कर रहे हैं। तो जिसमें गाड़ी में आते हुए आपको ड्राइव करते हुए, क्योंकि आप अकेले होते हैं यूजुअली, तो उस वक्त आपको ज़्यादा चीज़ें आ रही थी, अच्छा यार ये भी करना है, ये भी करना है। जब आप ऑफिस के बखेड़ों में आ जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। तो मैं लिख लेता हूँ वो चीज़ें, तो फिर उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ खुद याद कर लेता हूँ, यहाँ पे ये बता देता है। बट इट्स ए डिफिकल्ट थिंग टू डू इफ़ यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन सो मेनी बोट्स, इट्स ए हार्ड थिंग, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता है। और ये मैनेजमेंट आपको सीखनी भी ऑब्वियसली पड़ती है, सीखनी पड़ती है, वरना नहीं आएगी। नहीं आएगी। और ये भी आपने जब आप डिफरेंट कल्चर्स में, तो वहाँ से आपने सीखा। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मेरे सुपरवाइज़र का ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि डिले हो जाए, नो वे। उसने अगर बताया है कि हमारी मीटिंग 2 बजे है और उससे पहले नाइट को मैंने उसको काम भेजना है तो भेजना है। अच्छा। ये कोई नहीं जैसे आप लोग करते हैं, सर असाइनमेंट कल ले लें या परसों ले लें प्रेजेंटेशन, ऐसा कोई सीन नहीं है वहाँ। अच्छा मुझे बताएं कि आपके आपको जो आप आज हैं उसमें आपके पेरेंट्स का तो ऑब्वियसली रोल है,
आपके टीचर्स का कितना इंपॉर्टेंट बहुत रोल है? आपको क्या लगता है कि ऐसे टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ये नहीं कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकते या ये मत करो? आपकी क्या अप्रोच होती है? आप क्या कहते हैं कि टीचर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपके एक लाइफ पे अच्छे टीचर्स आपको मिले? लेकिन ना सिर्फ टीचर्स, आपके पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके साथी जो है ना, वो आपको क्या है, आप सारा दिन आप उनके साथ क्या डिस्कशंस करते हैं। फिर उसके साथ साथ आपके जो पीयर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके आगे वालिदैन क्या हैं। मैं अक्सर क्रेडिट देता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो हमें बैठ के लाइफ के लाइटर एस्पेक्ट से बातें किया करते थे। अच्छा यार इसको ऐसे कर लो, यार इसको ऐसे क्यों कर दिया। हम नाराज़ होते थे, परेशान होते थे। और नौजवानी में लोग जो होते हैं बड़ी जल्दी परेशान होते हैं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही दुनिया के जुल्म क्यों होते हैं, मैं ही क्यों गंदे ग्रेड्स लेता हूँ। हाँ। ठीक है, तो उस वक्त वो हमारी काउंसलिंग करते थे। मेरी एक आदत है कि मैं 20 साल 30 साल पुराने भी दोस्त है, अगर किसी ने मेरे साथ भलाई भी किया ना, मैं उसको याद रखता हूँ। कोई भी बड़ी बात होती है, कोई ख़बर होती है, कोई चेंज होती है, मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। मैंने इन 2-3 असातिज़ा का नाम लिया है, उन असातिज़ा के साथ मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। ये जिन दोस्त के भाई का जिक्र किया है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की हैं। तो वो भी ज़रूरी हैं, आपके पीयर्स भी ज़रूरी हैं, और आपके असातिज़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप असातिज़ा से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा वक्त अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गुजारते हैं, घर में वालिदैन के साथ कम वक्त गुजारते हैं। यू लुक अप टू देम। मैंने उकाड़ा एक छोटा सा टाउन है, लेकिन मैंने वहाँ पे जो असातिज़ा वहाँ पे देखे हैं, मेरे हिसाब से बड़ी टावरिंग पर्सनालिटीज़ थे। और मैं अब भी जब कोशिश होती जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे मिल कर आऊँ, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उस वक्त इंसान को फील नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहा होता हूँ कि यार ये कर लो, ये करो। यू मे नॉट रियलाइज दिस टाइम कि ये ठीक है या नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू माइट रियलाइज कि नहीं यार ऐसी चीज़ थी। अनलेस कि आप सोने मुंह का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, आपके अब्बा के फैक्ट्रियाँ हैं, आपके 15-20 प्लॉट हैं, और आपको कोई इशू नहीं है कि आप फैक्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन 90% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है जिसको काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इवन मिडिल क्लास को मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कोई आगे नहीं जाने देगा। अपनी फील्ड में भी ग्रो करें और डाइवर्सिफाई करें। अच्छा, मुझे आपके पास सर सिर्फ 10 सेकंड है डॉक्टर गौरी, मुझे बताएं आप बहरिया यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप एसोसिएटेड हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को, और BU TV के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? देखिए, BU TV एट दिस डिपार्टमेंट इज़ माई चाइल्ड। जस्ट लाइक हमने डिपार्टमेंट ये बनाया था तो हमने कहा था, तो आई लव इट। मेरी बड़ी पैशनेट रिलेशनशिप है। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल यू जस्ट लाइक माई यंगर वंस, कि आप लोग जो हैं इस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब आप बाहर निकलें तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, कोई आपको ये ना कहे कि यार तुम्हें ये नहीं आता, तुम कहाँ से पढ़ के आए हो। एंड सेकेंडली, यूनिवर्सिटी से जो हम शुरू से बातें कर रहे हैं, बच्चों के लिए बातें करके आ रहे हैं, ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करो, एक अच्छे इंसान बनो, दूसरों का ख्याल रखना सीखो, कतार बनाओ, अंडरस्टैंड करो कि लोगों की फ़िज़िकल स्पेस होती है, वक्त की पाबंदी करो, वादा खिलाफ़ी कम से कम करो, और कोशिश करो कि जिसके साथ अटैच हो उसके साथ जितनी देर के लिए भी अटैच हो उसके साथ फेयर रहो। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और मुझे here. लगता है कि आपका इतना नॉलेज है कि 1 घंटा हमारे लिए, हमारे पास बहुत कम था। 1 घंटा ऐसे गुजर गया पता नहीं चला। ये था हमारा आज का शो। डॉक्टर ज़ुबैर गौरी हमारे साथ थे। ही विल ऑलवेज रिमेन वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स। आई होप यू लाइक द शो। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए हमें। खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।